चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट और योग्य शासक के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने राज्य में मिलाकर एक सुसंगठित राज्य की नींव रखी। वह मौर्य वंश के यशस्वी संस्थापक थे। उनका कालखंड एक विदेशी आक्रांता सिकंदर के आक्रमण के बाद से प्रारंभ होता है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से जुड़ी कुछ महान उपलब्धियों और उनकी संघर्ष गाथा की विवेचना करेंगे। चंद्रगुप्त के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में किया गया है। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था और लगभग 295 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास के अनुसार जब चंद्रगुप्त माँ के गर्भ में थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी माँ अपने भाइयों की मदद से पाटलिपुत्र आ गयी। चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए चंद्रगुप्त के मामा ने उन्हें गोद ले लिया, परंतु उनके बड़े होते ही उनके मामा ने उन्हें एक चरवाहे को बेच दिया, जिसने उन्हें मवेशी चराने के लिए नियुक्त किया। एक दिन जब चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ राजा का खेल खेल रहे थे तब शक्टार ने उन्हें देखा। शक्टार आचार्य चाणक्य के मित्र थे। तभी शक्टार ने चाणक्य को चंद्रगुप्त के बारे में बताया और कहा, मुझे उस बालक में अपार संभावनाएं नजर आती हैं। वह अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न, सुदृढ़ शरीर और विचारों वाला है और उसकी नेतृत्व शक्ति कमाल की है। जब मैं बैठकर उसका खेल देख रहा था तभी अचानक वहाँ एक चीता आ धमका और उसने मुझ पर हमला करना चाहा। अन्य बालक तो डर से इधर उधर भागने लगे, लेकिन चीते के मुझ तक पहुंचने से पहले ही उस बालक ने अपनी तलवार से उसे धाराशाही कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतने साहसी कैसे हो, तो वह बोला कि मैं राजा बना था और राजा का काम होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, इसीलिए मैं अकेले ही लड़ा और मुझे धनानंद से भी तो अकेले ही लड़ना है। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो वह बोला कि उस क्रूर ने मेरी माता का अपमान करके उन्हें राजभवन से निकाल दिया था। चंद्रगुप्त के बारे में सुनते ही शक्टार और आचार्य चाणक्य ने उस बालक की खोज की तो पता चला वह धनानंद की परम सुंदरी दासी मुरा का पुत्र है और किसी संदेह के कारण धनानंद ने मुरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। जब आचार्य चाणक्य को ये बात पता चली तो उनके मन में चंद्रगुप्त से मिलने की उत्सुकता बढ़ गई। अगले दिन शक्टार और आचार्य चाणक्य ज्योतिषी का रूप बनाकर जंगल में गए जहां आदिवासी लोग रहते थे। जब शक्टार ने मुरा और चंद्रगुप्त के बारे में आदिवासियों से पूछा तो वह उन्हें एक झोपड़ी में ले गए जहां मुरा बहुत ही दयनीय स्थिति में बैठी अपने किशोर बालक को पत्तल में भोजन खिला रही थी। कुछ देर बाद जब शक्टार ने मुरा को अपने आने का कारण बताया तो मुरा ने कहा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है जो इस दुनिया में मेरा एकमात्र सहारा है। मुरा की बात सुनने के बाद चाणक्य ने कहा, देवी आप महान हैं जो इस संकट और विपत्ति की घड़ी में भी आपने इसे वीरता और धीरज की शिक्षा दी। आज मगध के राजा के बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए हमें एक ऐसे ही धीर, वीर और बुद्धिमान बालक की तलाश है जिसमें नेतृत्व क्षमता कमाल की हो। मुरा ने लंबी सांस ली और कहा, आपको तो पता ही है धनानंद कितना क्रूर राजा है। अगर उसे पता चल गया तो वह हम सभी को मार देगा। आचार्य ने मुरा को आश्वासन देते हुए कहा कि मेरे होते हुए आपके बालक को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये बात सुनकर मुरा ने चंद्रगुप्त की लंबी आयु की मांग करते हुए उसे आचार्य चाणक्य के हाथों में सौंप दिया। आचार्य चाणक्य का सानिध्य प्राप्त होने के बाद चंद्रगुप्त का जीवन बदल गया। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से शिक्षा प्राप्त की और अपने नए जीवन का आरंभ किया। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों विरुद्ध युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों का वध कर दिया। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया, परंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व के बाद मिली, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम बंगाल के शासक क्षत्रप युद्धमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत को छोड़ दिया था। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ। सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार ने यवन विजेता को क्रुद्ध कर दिया। चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र को घेरकर धनानंद का वध कर दिया और इसके उपरांत उन्होंने दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुविस्तृत साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस सिकंदर के भारत विजय के अधूरे लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा था।
किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु के किनारे आ पहुंचा, जिसके बाद चंद्रगुप्त की शक्ति के आगे सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलतः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक युवन कुमारी तथा एरिया, हिरात, एराकोसिया, कंधार, परोपनिसदाई, काबुल और गेद्रोसीय बलूचिस्तान के प्रांत देकर संधि कर ली। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सेल्यूकस ने मेगस्थनीस नाम के अपने एक दूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ये इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त का प्रायः संपूर्ण राजकाल युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में बीता। आचार्य चाणक्य से शिक्षा पाकर चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और वर्षों तक अपने राज्य को भली भांति संभाला, जिसके बाद उन्होंने यमन के शासक सेल्यूकस के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने धनानंद की इकलौती बहन दुर्धरा व सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह किया। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए और उनके बाद और कोई मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि नहीं हुए। अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में भी महत्वपूर्ण स्थान है। बाद में चंद्रगुप्त स्वामी भद्र बाहु के साथ श्रवण बेलगोल चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवण बेलगोल में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वहीं उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। भारत समन्वय परिवार की ओर से महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदर्शों को शत शत नमन। हमारा प्रयास है कि उनके द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों से भारत की भावी पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करे।